अस्सलाम वालेकुम जी। आज बुध है, 26 तारीख है, अप्रैल का महीना है, 2023 है और बड़ी खबरें आ रही हैं। सुबह को जब मैं उठा था तो सबसे पहली खबर आई कि जनाब वो चीफ जस्टिस के जो 2 बेंचेस हैं वो टूट गए। तो बल्कि बेंच 2 अलग था और एक चीफ जस्टिस का जो था वो टूट गया और वो डीलिस्ट हो गया। तो बड़ी हैरानी हुई। साथ खबर ये आई कि जी चीफ जस्टिस जब भी नहीं ठीक है, डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया कि आप आराम करें। उनको देखने गए थे, अच्छा चलें ठीक है। लेकिन इस्लामाबाद तो यहाँ इन बातों पे नहीं उसको तो ठंड पड़ती है ना। इस्लामाबाद में तो फिर चहमगोइयाँ होती हैं, फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं इसमें कि भाई ये क्या हुआ सुबह को। उसकी एक वजह है उसकी एक वजह है कि 90% जो आज केसेस लगे हुए थे चीफ जस्टिस के पास वो लाहौर के केसेस थे। नॉर्मली एक दिन पहले वकला को बताया जाता है अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो कि तबीयत ख़राब हो रही है या कुछ है, तो रात तक तो इतला नहीं थी। सुबह को वकला पहुंच गए, बल्कि कोर्ट में बैठ गए। कोर्ट रूम 1 में कैमराज ऑन हो गए, माइक्स वगैरह टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया। अब चंद मिनट में कोर्ट लगना था। जो कोर्ट का अमला था उनको भी नहीं पता था कि चीफ जस्टिस नहीं आना। वकला को तो नहीं पता था, कोर्ट के अमले को भी नहीं पता था। और फिर एकदम से 5 मिनट बाद वो रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन आता है कि जी चीफ जस्टिस की तबीयत खराब है, घर में डॉक्टर देखने गया था। और फिर वो ये बेंच टूट गए। बड़ी हैरानी की बातें हैं, इतनी जल्दी बेंच टूट जाए, इतनी जल्दी बीमारी हो जाए। अब देखिए, बीमारियां 2 किस्म की होती हैं। अगर तो बुखार चढ़ रहा तो उनको तो वो तो 1 दिन पहले से चढ़ रहा होगा। वो सुबह को 7:30 बजे तो बुखार नहीं चढ़ना शुरू हुआ कि जब वो तैयार हो रहे होंगे और फिर 8 बजे तक हो गया, फिर उनका नहीं आज मैं नहीं आता, 8:30 मैं नहीं कोर्ट जाना। तो ये तो पहले का हो रहा होगा, तो पहले का पता होगा। लेकिन नहीं। अच्छा, फिर खबर आई कि वो तो अपने गाँव में है, इस्लामाबाद में नहीं है, वहाँ पर तबीयत खराब हुई थी। तो फिर 1 दिन पहले पता होगा, इसका मतलब है। तो फिर इत्तला तो बड़े आराम से दी जा सकती थी रजिस्ट्रार को इसी तरह, और कोर्ट के सारे अमले को और वकला वगैरह को भी। लोग अपनी ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स ना करते या ना करते, लोग गए होंगे यहाँ से लाहौर से, पता नहीं कोई किस तरह गया और फिर वहाँ होटलों में रहना, ये वो एक मसला है। खुदा न खास्ता दूसरी चीज़ जो है कि इमरजेंसी में कोई जैसे हार्ट अटैक होता है या ऐसे होता है कि एनजीओ के लिए चला गया इंसान, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह रहम करे, हमें भी हुआ है। तो चीफ जस्टिस को क्यों नहीं हो सकता? वो भी इंसान है भाई। तो बहरहाल वो या तो ये हो तो वो तो पता चला कि नहीं, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अब चहमगोइयाँ क्या हो रही हैं? चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि 2 ऐसे जज उनके साथ बेंच में बैठे हैं जो फैसला ही ना दे दें कि हुकूमत का जो बिल है वो बिल्कुल सही है और अब उसको नहीं रोका जा सकता। हुकूमत का जो एक्ट है वो अब बिल्कुल सही है, उसको रोका नहीं जा सकता। या फिर वो कोई और ना दे दें कि जी वो फैसला कलअदम हो गया और ब्ला 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 और वो 2-1 का फैसला हो जाएगा, फिर एक नई बखेड़ा खुल गया। एक तो ये चल रहा है। दूसरा ये चल रहा है कि ये कहीं चीफ जस्टिस साहब अगर आज बीमार हुए हैं तो कहीं 27 तारीख को तो नहीं बीमार रहेंगे। वो बड़ा ज़रूरी है। और चांसेस ये हैं कि अगर तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि कल भी उनकी तबीयत ख़राब रहेगी, हो सकता है परसों भी ख़राब रहे, ताकि ये अब खटिया में पड़ा। अब किसी तरह आपने इससे विड्रॉ तो करना है ना इस चीज़ से, क्योंकि वो जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका तो अभी ये भी नहीं इत्तेहाद हो रहा कि हमने इमरान खान से कब मिलना है कि नहीं मिलना। और इमरान खान ने अभी ये नहीं फैसला किया कि मेरे कौन से लोग जाके करेंगे। पहले असद कैसर से बात हो रही थी तो उसने कह दिया नहीं नहीं नहीं, अब शाह महमूद से होगी, अब शाह महमूद रिप्रेजेंट करेंगे हमें मुज़ाकरात में। तो दोनों तरफ एक खिचड़ी पकी हुई, 9 मन तेल होगा, फिर राधा नाचेगी, तो फिर सारे देखेंगे। तो पहले ये तय हो जाए मुज़ाकरात कर कौन कौन रहा है, फिर वो तो कल तो कुपन से रेडी होना था। तो मुझे लग रहा है ये बीमारी कल भी आगे जा सकती है और कल से भी आगे जा सकती है। और खुदा न खास्ता अगर ये ज़्यादा बीमार हुए तो फिर क्या ये मुमकिन है कि चीफ जस्टिस अर्ली रिटायरमेंट ले लें? क्या ये मुमकिन है कि चीफ जस्टिस वक्त से पहले घर चले जाए? सब कुछ हो सकता है। वो ज़िंदगी और मौत और सेहत और बीमारी है तो अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह ने पता नहीं क्या सोचा हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस ने जो बेंचेस तोड़े वो इसलिए तोड़े कि उनके गैर मुतवक्के फ़ैसले ना आ जाएं बाकी चीज़ों के। अब अथर मनल्ला साहब का उनको पता है कि किस साइड पे, मंदोकेल साहब का पता है, मंसूर अली शाह का पता है, या अफरीदी साहब का पता है। इन सारों का जब पता है उनको, तो इनके बेंचेस पर कैसे रह सकते थे? फिर उनके केसेस भी डीलिस्ट होने तक वो अजीब अजीब रूलिंग आ सकती थी आज। तो वो कल के फैसले पे रिफ्लेक्ट ना करना शुरू हो जाए। दूसरा, अब हुकूमत तैयारी कर रही है
हुकूमत ये तैयारी कर रही है कि एक दफ़ा फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, ताकि चीफ जस्टिस यही ना कह सके वो दांतों में कीड़ा निकालने वाले को कि भाई ऐसे कहो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, इसकी पॉपुलैरिटी कम होगी, मनी बिल वहाँ से रिजेक्ट हुआ है पार्लियामेंट से। तो अब क्या होगा कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो उसके बाद वो फिर आप करते रहें जो कुछ करना है, और कंटेम करके उड़ाना वो तो इतना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है पूरी हुकूमत को उड़ाना, वज़ीर आज़म को उड़ाना या पार्लियामेंट को उड़ाना। फिर वो कर लें चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब ने, मुझे पता चला बीच में पिछले एक हफ्ते में कुछ मुलाकातों की भी कोशिश की है या हुई भी हैं, अब उनका आउटकम नहीं मुझे पता उनका अब किससे मुलाकातें हुई, क्योंकि 2 दिन से आर्मी चीफ जो हैं वो तो चाइना में है। तो फिर या तो को पहले मुलाकात हुई है या किसी और से मुलाकात हुई है या ख्वाहिश ही किसी और से थी, मुझे अभी इन बातों का नहीं पता। चुड़ैल जो है ना, कभी कभी जब वो पिंडी से इस्लामाबाद के बीच में आती जाती है ना, तो उसके पर जल जाते हैं और फिर वो आधी खबरें देती है, फिर वो पूरी खबर नहीं देती है। मैं पता करता हूँ उसको कि कल तक हमें या शाम तक किसी तरह पूरी खबर मिल जाए। लेकिन लग ये रहा है कि खुद चीफ जस्टिस अब कन्विंस्ड हैं कि जो उन्होंने तारीख दी उस तारीख पे इलेक्शन हो सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक इंटरेस्टिंग बात की थी लास्ट डे ऑफ कोर्ट पे। पहले उन्होंने कहा कि इलेक्शन उसी तारीख को होने जो कोर्ट ने दी हुई है। दूसरा उन्होंने कहा कि कोर्ट ही उस तारीख को बदल सकती, कोई और नहीं बदल सकता। यानी उन्होंने वो उसमें एक विंडो छोड़ दी है कि ये विंडो ओपन करें और कोर्ट दोबारा से कोई और आगे की तारीख दे दे। गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि भाई हमें लिख कर दे दो, तुम सितंबर में करा लोगे, अक्टूबर में करा लोगे, ये वो। अब गवर्नमेंट अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने देगी, वो कहती है कर लो जो करना है। चीफ जस्टिस को जो असल मसला है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का मसला है। पाकिस्तान बार काउंसिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी और लेजिटिमेट बार काउंसिल है। देखिए जितनी बाकी की तंजीमें हैं ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, ऐसा की है वो, ये तंजीमें हैं, बट जो लीगल एंटिटी है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है या हाई कोर्ट्स की बाहर से, ये लीगल एंटिटीज़, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑब्वियसली उसकी भी जो बाहर है। तो जब ये आपको अगर खड़े हो रहे हैं आपके सामने, तो फिर आपकी वकालत हो, आपकी जजरी हो, सब कुछ जो है ना वो दाव पे लग जाता है और ये बड़ा मुश्किल है। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? मैं डिस्कस कर रहा था ये, अभी मेरी बात नहीं हुई किसी वकील वगैरह से, लेकिन मैंने अपनी पूरी टीम को कहा कि निकालो ज़रा कि इफ्तिखार चौधरी साहब कैसे रिस्टोर हुए थे। तो ये बात आप समझ लें कि हुकूमत का कोई भी फैसला जो होता है उसको किसी कानून से मंसूब किया जाता है, किसी न किसी कानून से मंसूब किया जाता है। लेट से ये एहसन साहब खड़े हैं, तो मैंने कहना है एहसन साहब को अगर मैंने पैमरा का चेयरमैन बनाना है तो मैं बताऊंगा कि फ़लाँ कानून के तहत ग्रेड उसमें ये करके इनको हम अपॉइंट कर रहे हैं। अगर किसी को कोई ठेका देना है तो मैंने कहना है पेपरा रूल या नेपरा रूल या फ़लाँ उसका जो भी है उसके मुताबिक हम ये कर रहे हैं, और फ़लाँ जो है ये सिविल वर्क का काम करना है, फ़लाँ काम करना है। हर चीज़ का एक कानून होता है। कानून से अलग होकर हुकूमत कोई फ़ैसला कर नहीं सकती, आइन या कानून जो भी आप कह लें उसको। लेकिन अब याद करें कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो दोबारा से लगाया गया था, तो एक नोटिफिकेशन आया था सदर पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब फ़लाँ तारीख को डोगर साहब रिटायर हो जाएंगे और फ़लाँ तारीख को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कोई कानून का हवाला नहीं उसमें, कोई शिक का हवाला नहीं, कोई आइन का हवाला नहीं, किसी चीज़ का नहीं कि आप दोबारा से कैसे अपॉइंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो आज मेरा सवाल है, और पाकिस्तान के हर वकील से मेरा एक सवाल है, आप मुझे प्लीज़ इसमें जवाब दें ताकि मैं अगला कोई प्रोग्राम करूँ तो वो एजुकेटेड प्रोग्राम हो, वो हवा में ना हो कि अगर बगैर किसी कानून के, बगैर किसी लॉ के, बगैर किसी हवाले के अगर चीफ जस्टिस अपॉइंट हो सकता है तो बगैर किसी कानून के चीफ जस्टिस को फारिग क्यों नहीं किया जा सकता? हुकूमत के पास क्या वो अहलियत नहीं है? अब ये तो हम बहस कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म के पास है कि वो सदर पाकिस्तान के पास है, लेकिन ये पहले हो चुका है और हमारे पास इसका प्रेसिडेंस मौजूद है। तो क्या हुकूमत ऐसा चीज़ एक्सरसाइज करेगी? क्या ऐसी चीज़ का सोच रही है? ये तो हुकूमत का कोई तर्जुमान हमें बता सकता है, लेकिन मैं वकला से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ज़रूर बताएं कि जनाब इसका आउटकम क्या हो सकता है। बहरहाल जहाँ तक आज के बेंचेस टूटने की बात है, तो ये बात आप रख लें जहन में, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बड़ी एबनॉर्मल हैपनिंग हुई है।
और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि पसे पर्दा को बात हो रही है, मुझे नहीं पता, मैं गेस वर्क कर रहा हूँ। मैंने कहा इस्लामाबाद इज राइफ विद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, तो मैं तो लाहौर में बैठा हूँ, लेकिन एक थ्योरी का मेरा भी हक है कि अगर जहाँ इतनी थ्योरियाँ वहाँ से निकल रही हैं तो एक थ्योरी मैंने निकाल दी कि मैं तो कहता हूँ बिहाइंड डोर्स को बात हो रही होगी, हुकूमत की हो रही होगी, उनकी हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, जो भी बताएंगे, क्योंकि उनकी पीटीआई से तो होती रही हैं बातें, बैकडोर चैनल से तो वो राब्ते रहे हैं ना, वो तो अब 2-2 ऑडियो लीक्स आ गई। तो अगर पीटीआई से हो सकते हैं, फिर हुकूमत से क्यों नहीं हो सकते? तो ये भी सोचने की बात है। ये जो बीमारी है ना, ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। और साथ ही आप देखें कि इमरान खान ने महमूद खान और परवेज़ लाई के थ्रू अपील कर दी है कोर्ट में कि जिन निगरान हुकूमतों का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो पुरानी असेंबलियाँ जो है बहाल कर दी जाए। हैरानी की बात है वो कौन से वकला हैं जिन्होंने उस पिटीशन को लिखा होगा और उस पर बतौर वकील वो पेश भी होंगे, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि गई भी असेंबली को, तोड़ी भी असेंबली को आप री इंस्टेट कर दें। लेकिन इमरान खान है, जब कोर्ट उनकी हर किस्म की गलत और सही बात मान रहे हैं, तो उनको यकीन होगा कि ये भी बात मान रहे, क्योंकि याद रखें उन्होंने कहा था 27 तारीख को एक ऐसा फैसला आ रहा है जो पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। ये फैसले इमरान खान को ही पता थे। ये इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम को पता था, जब उन्होंने कहा था ये आधे घंटे में जज देगा फैसला, फ़ौरन ही हम ये फाइल कर देंगे। जब साकिब निसार साहब से जो ऑडियो लीक हुई, उनको ही पता था कि फैसला कब आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है और क्या आ रहा है। ये कमाल है। तो उनको उम्मीद है कि उनकी कुछ सुनवाई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त पसे पड़ता वो कुछ हो रहा है जो नज़र नहीं आ रहा। अब चुड़ैल ने आधी खबर दी है, चुड़ैल की ड्यूटी लगाता हूँ फ़ौरन ये ख़त्म करके कि पूरी खबर लेके आए। लेकिन आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मज़ीद अपडेट्स जो हैं खासतौर पर बीमारी के मुताबिक ये आप तक फौरी तौर पर पहुँचे। अनटिल द नेक्स्ट टाइम। गवर्नर स्टेट बैंक वो ये पैसे जो है आपने एलोकेट कर दिए जो आप कर सकते थे, लेकिन जारी करने का हम अख्तियार नहीं दे रहे, तो आप ना करें। हुकूमत ने जो है वो $3 अरब की फाइनेंसिंग का मंसूबा जो है वो IMF को पेश कर दिया। अब एजेंसियों को खासतौर पर इंटेलिजेंस का रोजमर्रा जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर वो गलत नोटिफिकेशन हो जाएगा तो वो लॉ फाइज ईसा साहब जो है वो मामला को हैंडल करने के लिए क्वालिफाइड। तो इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो एक केस का फैसला आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर रज़िया निज़ाम अज़ीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? बिल्कुल सर, शुक्र है अल्लाह का। और बाकी मुल्की हालात के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल बड़ी अहम जो है वो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस के चैम्बर में। एक तो आप हमें उस मुलाकात का अहवाल बताएं, और दूसरा फिर जो अब इलेक्शन के हवाले से फंड्स की फराहमी है उस पर भी फिर बाद में हम चाहेंगे कि आप हमसे बात करें। देखिए, कल जब पार्लियामेंट ने ये करारदाद मंजूर की कि जनाब हमने ये पैसे जारी नहीं करने, और गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल जो कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक थी उनको बता दिया गया कि आप जो है वो ये पैसे जो है आपने एलोकेट कर दिए जो आप कर सकते थे, लेकिन जारी करने का हम अख्तियार नहीं दे रहे, तो आप ना करें और यही जाके स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट को बता दें। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ये 3 रुकनी जो बेंच है, बेंच तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये अदालत ओपन कोर्ट नहीं कर रहे, ये अपने चैम्बर में बैठ के समाअत कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो अदालती रवायात हैं उसके तहत और सुप्रीम कोर्ट की भी, कि ये अगर एक मेंबर ने कोई बात सुननी हो, कुछ छोटा सा मामला सुनना हो, तो वो चैम्बर में बैठ के सुन लेते हैं। लेकिन अगर एक से जायद मेंबरान हो बेंच के, तो वो बेंच जो है वो फिर ओपन कोर्ट करता है। लेकिन पिछला ऑर्डर भी इन्होंने इसी तरह पास किया था इन जजेस ने, और कल भी इन्होंने अपने ये जो है तीनों जजेस ने बैठ के नीबर साहब, एजासन साहब और बंदियाल साहब ने अपने चैम्बर में बैठ के उन्होंने तलब किया हुआ था ISI MI के सरबराहान और सेक्रेटरी को। अब ये खबर तो थी मीडिया पे चली। आज ARY के जो ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि ये मुलाकात नहीं थी बल्कि उसी जल्दी इलेक्शन कराओ केस है, पंजाब के इलेक्शन करवाने वाला जो केस मोटा, उसकी एक
फायदा ही थी। और इसमें जनरल किया गया, अटॉर्नी जनरल को कॉल उनके असल यूथ के अटॉर्नी जनरल को वहां पे इन तीनों जजेस ने डांट डपट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जो है वो पकड़ा गया कि उन के अंदर रह के। तो इसका तो एक मतलब कि ने कर्ज करके नहीं मिल रहे, तो अब हम या पैसे मिल रहे हैं तो उन्होंने इलेक्शन करवाने के लिए बार जो है जो करने 5,000 के करीब लोग उन्होंने प्रोवाइड करने, तो उनके लिए होता है। कि मैंने कहा अब एजेंसियों और खासतौर पर इंटेलिजेंस का तो रोजमर्रा जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता ना। आईएसआई तो चले ठीक है, उसका एक पॉलिटिकल विंग भी है, वो इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखते हैं, तो उन्हें तो चले तलब किया जा सकता है। अगर वो कल समाप्त हो चुकी है तो और वो नोटिस भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, अदालत और कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये अब देखिए इंटरेस्टिंग होगा, 18 तारीख है और 19 और 20 2 दिन रह गए। इनका ये ख्याल है, इस हम ख्याल बेंच का, कि अगर इनको गजट नोटिफिकेशन हुकूमत ने ये वो चीफ की पावर्स को हो जाएगा, तो अगर वो गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा तो वो लॉ फाइज ईसा साहब जो हैं वो मामलात को हैंडल करने के लिए क्वालिफाई। आज मिला लें तो ये 18, 19 और 20 ये 3 दिन जो है काफी इंटरेस्टिंग है। तो सर अब आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल और जो मुलाकात थी उसके बारे में तो आपने बताया, लेकिन ये जो फंड्स की फराहमी के तीनों इदारों ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट होगा या ये बस अब किसी तरह से इन 3 दिन को जो है वो गुजारने की कोशिश की जाएगी? इसमें से सामने आता है फिलहाल दोनों अवॉइड करके कैबिना और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम आपका प्राइम अपना ये जो है ये बराह रास्त अदारों को कह रहे हैं, महकमों को कह रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है। लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है, वो एक छोटी सी बिल होती है जो जंगल में ना फिर रही होती है ना, इंडियन कैट, तो वो बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर शोर लगा रहा ना कि जनाब ये फवाद चौधरी साहब ने जो है वो गिरा लगाई। फिर फवाद चौधरी साहब ने जब गिरा लगाई ट्विटर के ऊपर, तो फिर लोग आ गए उनके ऊपर गिरा लगाने के लिए। तो काफी ज्यादा एक जानवर ने आज खबर ये थी मीडिया के ऊपर कि जानवर ने आज हाउस में कोशिश की। सर आपने इंतजार की बात की और खबर की, तो इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो एक केस का फैसला आने वाला है। इस्लामाबाद कोर्ट में उन्होंने पेश होना था, वहां तो वो नहीं हो सके, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो इनको रिलीफ मिल गया। तो अब आपको क्या लगता है कि केसेस की जो सूरत हाल है वो कैसे चलेगी इमरान खान साहब के हवाले से? मेरे खिलाफ आइंदा के होने वाले हैं, उनसे रोका जाए पंजाब गवर्नमेंट को। तो इसके ऊपर जो है उनकी ये दोनों प्लीज जो थी वो रिजेक्ट कर दी अदालत ने ना, कि हम कैसे। एक तो ये है कि 122 केसेस में पता नहीं किस केस में कौन सी दफा लगी हुई है और कौन सा कानून है, तो हम उसको अलग अलग ट्रायल देखेगी। तो ये उन्होंने कह के ये भी मुस्तरद कर दी और हुकूमत को उन्होंने रोकने से इनकार कर दिया। नहीं हम कैसे कह सकते हैं, वो एक यूजुअल सा ऑर्डर होता है नॉर्मल रूटीन का कि इनके खिलाफ कोई पर्सन मैयत ना लिया जाए और इनको हरासा ना किया जाए। वो अदालत ने करके अपनी जान छुड़ा दी है। ये पहले 2 रुकनी बेंच था और 2 रुकनी बेंच से फिर लार्जर बेंच बना है, और लार्जर बेंच ने उनकी दोनों जो एप्लीकेशन जो है या दोनों जो दरखास्तें हैं इस्तदाएं हैं वो मुस्तरद की हैं। ये बताया और हाई कोर्ट में पेश थे, तो इसलिए लोअर कोर्ट में पेश नहीं हो सके। वो जज जो थी ना वो ज़ेबा, जिनको इन्होंने स्टेज पे खड़े होकर किया था, वो वाला केस भी चल रहा था उनमें। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो मकसद था वो हमने हासिल कर लिया, और वो मकसद ये था कि हम वहां पे ये साबित कर सकें कि हम यहाँ पे अदालत में थे, तो इसलिए पेश नहीं हो सके। तो इसलिए अदालत कोई रिलीफ देती है या नहीं देती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत ने जो है वो $3 अरब की फाइनेंसिंग का मंसूबा जो है वो IMF को पेश कर दिया। आपको लगता है कि
ये पॉसिबल हो सकेगा, और अगर हो सकता है तो इसकी फर्दर जो है वो क्या असरात होंगे हमारी मीशत? अच्छा, देखिए बात ये है कि आईएमएफ के साथ जो इस वीकेंड के पिछले गुज़िश्ता वीकेंड के ऊपर जो हमारा सिलसिला पहुंचा था, वो आईएमएफ ने कहा था कि जी आपका जो करंट अकाउंट खसारा है वो $6 अरब तक चला जाएगा, जबकि इसहाक डार साहब जो थे उनका ख्याल था कि नहीं, हम $4 अरब तक महदूद रख लेंगे इसको। और जो है वो उसके बाद जो है इन्होंने अब कमर्शियल बैंकों से $2 अरब की अंडरटेकिंग्स ले, तो उन्होंने कह दिया कि अब हमारा खाता पूरा हो गया है। देखिए ईद से पहले कोई खबर हम सुन आईएम के हवाले का हो जाता है, यकीनन उससे बेहतरी चल पड़े। चले, अल्लाह करे कि सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ चले, और सिर्फ माशी मामला की नहीं, हमारी सियासी सूरत हाल भी बेहतर हो। जो अदलिया और मुख्तलिफ अदारों के दरमियान इस वक्त लड़ाई की सूरत हाल बनी हुई है, दुआ करते हैं कि वो जल्दी किसी ना किसी जो है वो किनारे लगे और मुल्क में जरा अमन बहाल हो। इस दुआ के साथ जो है वो आज नाज़रीन आपसे व्लॉग से इजाजत चाहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। यूनिवर्सिटी में तो आप हर लड़की पे हो जाते होंगे कुर्बान। हाँ, बस जो प्यारी है उसकी होता हूँ मैं किसी पे नहीं होता मैं। लाइबा ने मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा, अली को भी कहीं का नहीं छोड़ी। नहीं इसका नहीं मुझे कोई आई गेस कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कोई गधा चला रहा होता है। कुत्ते को गोली मारी लेकिन टाइगर मर गया। अच्छा, और चेंज करते रहो, बोर हो जाता बंदा एक से। यू कांट ट्रस्ट ऑन गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बागी टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना, और इस वक्त हमारे साथ अरसलान। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली एक लड़का है, ठीक है। अली के पास 5,000 रुपए थे। लाइबा लड़की ने उसको मुस्कुरा के देखा, अली के पास कितने पैसे बचे? डेफिनेटली कंगाल हो गया होगा। लड़कियां पैसे खाती हैं? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि लड़के इनके दे देते हैं इस तरह। मतलब कंगाल हो गया वो? हाँ, लड़के लगा देते हैं ना, लड़के नहीं ना लगाती। खाना गिल के जाते हैं तो डेफिनेटली लड़के पे करते हैं, लड़कियां तो थोड़ी पे करती हैं। मेरा नाम फदाब। फदाब? यस। इसका क्या मतलब है? फदाब का मतलब होता है कुर्बान और पानी पे। रुको जरा, सब्र करो। किस पे कुर्बान? किसी पे भी कुर्बान। यहाँ यूनिवर्सिटी में तो आप हर लड़की पे हो जाते होंगे कुर्बान। हाँ, बस जो प्यारी है उसकी होता हूँ मैं किसी पे नहीं होता मैं। आपका IQ कैसा है? मेरा IQ तकरीबन 60 to 70%। ओके, 100% नहीं है। उस्मान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। लड़के वफादार क्यों नहीं होते? क्योंकि देखें इधर जो है ना बहुत सारी प्यारी बंदियाँ, ठीक है। तो अब जो है वो एक पे तो बंदा नहीं रह सकता। अब जैसे बंदे को रोज अगर मूंग की दाल खानी पड़ जाए तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। अब कभी बंदे को जो है वो बड़ा गोश्त, कभी छोटा गोश्त, इस तरह फिर जो होता है काफी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बड़ा गोश्त हम मोटी लड़कियों का कह रहे हैं, छोटा गोश्त पतली लड़कियों का कह रहे हैं। वो कुछ होती है, कुछ का क्या चीज अच्छी होती है, कुछ की क्या चीज अच्छी होती है, तो फिर वो सबको मैच करके जो है ना फिर वो कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ, अगर सब चीजें एक में हो तो फिर शायद कोई लड़का। आप मैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। कभी ना कभी तो शादी हो ही जाएगी, मतलब, और जो शादी के बाद होता है वो भी हो जाएगा, जो मतलब वलीमा। अच्छा, वलीमा, ठीक है। और वलीमे के बाद भी फिर जो होता है हनीमून, और हनीमून के बाद फिर जो होता है खर्चा वगैरह। गाड़ी और कार में क्या फ़र्क होता है? गधे गाड़ी में बेसिकली फ़र्क, गधे गाड़ी और कार में डिफरेंस ये है कि गधे गाड़ी की उसमें गधा होता है, गधे की 4 टांगे होती हैं, और जो कार लाइक कार के भी 4 टायर होते हैं। ये कोई खास डिफरेंस नहीं है। टांगे होती हैं, उसमें जानवर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जानवर इन्वॉल्व नहीं होता। नहीं, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अच्छा चलें, आप मुझे लग रहा है हार गए हैं। होता है, गधे में खोता होता है, गाड़ी में गाड़ी पेट्रोल भी चलती है बेसिकली। एक अली नाम का लड़का है, उसके पास 5,000 रुपए थे, ठीक है। लाइबा नाम की लड़की ने उसको मुस्कुरा के देखा, अली के पास क्या बचा? पहली बात, लाइबा तो वहाँ गई क्यों? लाइबा को कॉल मार यार। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकलता। शिट। क्या लगती है आपकी लाइबा? यार
छोड़ो, आपको कुछ भी नहीं लगती है, वो अली के पास चली गई है ना। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, लाइबा ने मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा, अली को भी कहीं का नहीं छोड़ेगी। अली के पास बचा क्या? कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली सारा खा गई। सारा खा गई। कुत्ते को गोली मारी लेकिन टाइगर मर गया, कैसे? एक शिकारी ने कुत्ते को गोली मारी और टाइगर मर गया, ये तो मुझे सोच। ऊपर से क्या आंसर आएगा? ऊपर क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो देखने से आ जाएगा। नहीं, इसका नहीं मुझे कोई आइडिया। लड़के वफादार क्यों नहीं होते? लड़के वफादार होते हैं लेकिन लड़कियां बेवफा होती हैं बेसिकली। आपके साथ किसने बेवफाई की? आप तो पहले ही छोटे से हैं। मेरे साथ बहुत ज्यादा हैंड हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता सीरियस। मेरे साथ बहुत ज्यादा हैंड हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता सीरियसली। इसी उम्र में? इट्स लाइक 20 इयर्स की एज में। हाँ, बहुत ज्यादा हैंड हुए हैं, कैसे बताऊँ आपको। आपने क्यों इतने लोगों को मौका दिया कि वो आपके साथ ऐसा करें? लड़कियों पे यकीन नहीं करना चाहिए। आपने मौका क्यों दिया उनको? साथ नहीं होती, लाइक आज तुम्हारे साथ खड़ी, कल को ओपोनेंट में जाके खड़ी हो जाएगी, तो यू कांट ट्रस्ट ऑन गर्ल्स। अच्छा, नहीं, आप मौका क्यों देते हैं? मौका देते नहीं है, लड़की खुद मौका चाहे तो उसको मिल जाता है। गाड़ी और कार में क्या डिफरेंस है? आई गेस कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कोई गधा चला रहा होता है। 4 टांगों वाला होता है। लड़के वफादार क्यों नहीं होते? लड़के वफादार क्यों नहीं होते? जहरी सी बात है कि दूसरी लव नहीं। क्या कह रहे हैं? एक जाएगी दूसरी आएगी। अच्छा, मतलब आपने ये बात को कंफर्म कर दिया कि लड़के वफादार नहीं होते? नहीं होते हैं, क्यों नहीं। फिर आप क्यों कह रहे हैं दूसरी मिल जाती है? नहीं, देखें, जो हमारी सोसाइटी है यूनिवर्सिटी के लिहाज से, अगर लड़की भी चाहती है कि मुझे अच्छे से अच्छा मिले, लड़का भी चाहता है मुझे अच्छे से अच्छा मिले, तो डेफिनेटली अच्छे की सोच में वो पहले से भी जाता है। एक शिकारी है, उसने एक कुत्ते को गोली मारी और टाइगर मर गया, कैसे? ये उसने कुत्ते को गोली मारी लेकिन टाइगर मर गया। कुत्ते को गोली मारी लेकिन टाइगर मर गया। अच्छा, समझ रहे हो आप? आपने कुत्ते की तरफ अपने दोस्त को इस तरफ इशारा क्यों किया है? कुत्ते को गोली मारी लेकिन टाइगर मर गया, कैसे? एक शिकारी है, उसने कुत्ते को गोली मारी मगर टाइगर मर गया। उसकी गोली इधर उधर हो गई होनी है। आई गेस उस कुत्ते का नाम ही टाइगर होना है। एग्जैक्टली यही आंसर है। इतना सा दिमाग नहीं लगा सकते हैं लोग, उस कुत्ते का नाम ही टाइगर है। लाइबा ने उसको मुस्कुरा के देखा, अली के पास क्या बचा? अंडा। फ्राइड एग। कार में क्या फर्क होता है? गधा गाड़ी कार में और गधे गाड़ी, उसके गेयर नहीं होते, दूसरे गेयर होते हैं। नहीं, ये आंसर नहीं है। नहीं, यही ठीक है, आंसर है। देखिए ना, हम कुत्ते में कहेंगे रुक जा, और गाड़ी को ब्रेक वगैरह लगाएंगे और गियर वगैरह भी होते हैं। गधा गाड़ी में और कार में क्या फ़र्क होता है? गधा गाड़ी में ये फ़र्क है कि खोता बाहर की तरफ होता है और कार में ये फ़र्क है कि खोता कार के अंदर। यही सही आंसर है और आपने बड़ा अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं चैनल पे यूथ को? यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि अपने गोल्स पे जो है वो फोकस करो, बच्चियों पे भी फोकस करो, ठीक है, रखो 4-5, कोई मसला नहीं है, 4-5 रखो और इसके अलावा शादी के लिए अलग से ढूंढते रहो। हाँ, और जो है उसके बाद गोल्स पे फोकस रखो, ठीक है, बच्चियाँ रखो, कोई मसला नहीं, लेकिन गोल्स पे फोकस रखो। अगर कोई जाती है तो जाए, कोई मसला नहीं, लेके आओ, तो मज़े करो, चिल करो, ठीक है, और चेंज करते रहो, बोर हो जाता बंदा एक से। ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसने बात की है, कुछ IQ टाइप क्वेश्चंस थे, फनी क्वेश्चंस थे और उनके आंसर दिए हैं स्टूडेंट्स ने। उम्मीद है कि आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आप कोई न्यू टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं उनके पीछे सियासी मकासद हैं और कुछ अकाउंट्स में बैरूनी एजेंसियाँ भी शामिल हैं। सर, ये DGISPR किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कई तरफ इशारा कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन बात तो बड़ी क्लियर है ना। और ये मैं तो कई दिन से आपको, बहुत पहले मैंने ये बात कही थी कि ये पाकिस्तान के हमदर्द और पाकिस्तान के हामी तो नहीं हो सकते तो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये उन लोगों पे इशारे कर रहे हैं कि मेरा जो ख्याल है, मेरी DGISPR से कोई बात नहीं हुई, मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ कि जो लोग एक्स सर्विसमैन है, बाहर बैठ के वो भौंक रहे हैं और बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं,
और दो टके की वैसे उनकी औकात नहीं है, सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को बुरा कहने में उनकी इज्जत है। और उनको ये भी हमें इंडिकेशंस हैं कि उनको हमारी दुश्मन एजेंसीज जो है उन्होंने उनको फंड भी दिया है, उनको सेटअप भी करवाया सारा कुछ वहाँ पे, तो उनके ऊपर भी है ऑब्वियसली, ज़्यादा इशारा तो उनके ऊपर है। फिर ऐसे भी अकाउंट्स पता चले हैं कि जो ऑपरेट ही दुश्मन कर रहे हैं हमारा, और उन अकाउंट्स को हम खामखा ट्वीट और रीट्वीट और लाइक करते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं। तो आज बड़ी ठोक के उन्होंने, मेरा ख्याल है कि थोड़ी लेट की है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये DGISPR ने, ये उनको ज़रा पहले करनी चाहिए थी, बट कर ली और पूरे शवाहिद के साथ उन्होंने की। गुड थिंग। ओके सर, सहाफती हलकों में ये बात की जा रही है कि जनरल फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल करने के लिए सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन जब DGISPR से इस हवाले से कोई सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। आपके ख्याल में ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, फौज ऐसी बातें जो है ना वो एडवांस में नहीं करती कभी, ये उनका कल्चर नहीं है, ये उनकी ट्रेडिशन नहीं है, ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। जो हो जाएगा वो उसके ऊपर बात करेंगे कि ये हो गया या ये अब हमने फैसला कर लिया, फर्ज करें। लेकिन जनरल फैज़ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एविडेंस है और उनका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं तो उन लोगों में से जो ये ना सिर्फ बिलीव करते हैं बल्कि डिमांड कर रहे हैं बड़ी देर से, और जनरल फैज़ की जो हरकतें हैं उनका कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान जो उन्होंने पहुँचाया नाकाबिले तलाफी, उसका कोई जोड़ ही नहीं है। और एक आदमी का लालच और हिर्स वो कब्र से आगे तक निकल जाता है, पता ही नहीं चलता भारत। लेकिन जब अगर वो चुप हो गए हैं तो वो चुप हो गए हैं, फिर जब वो एडमिट करेंगे तो आप समझे उस दिन वो पक्का होगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जनरल फैज़ को ये कहा गया कि पिंडी में रहना उन्होंने अभी नहीं है, वो अपने वहाँ पे नहीं है चकवाल में, वहाँ पे अपने फार्म हाउस पे नहीं है, अपने घर पे नहीं है, और उनके ऊपर काफ़ी इस वक्त ये नहीं आप समझे कि नज़रें भी हैं, और ज़ाहिर बात है उनकी हरकतें ऐसी हैं कि नज़रें तो होनी है उन पर। सर, इस्लामाबाद और ज़मान पार्क में कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं कि जो हुकूमत है ये बस कुछ दिन की मेहमान है, कोई भी अदालती फैसला आएगा और पार्लियामेंट को उड़ा कर रख देगा। सर, ऐसी कोई मुखबरी है आपके पास? देखें ना, आज साकिब निसार की और ख्वाजा तारिक रहीम की भी एक ऑडियो लीक हुई है। उसमें ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा हमें पता है आधे घंटे में ये फैसला आ जाएगा और फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा और मैं ये कर दूंगा। यानी जब लोगों को ये पता हो कि अदालतों का फैसला क्या आना है और वो उसको पहले से बता दें, आपको 2 दिन पहले बता दें कि ये फैसला आएगा और इतनी देर में आ जाएगा, तो चलो आधा घंटा नहीं 2 घंटे ले लेगा, 1 दिन ले लेगा। लेकिन इस तरह से जब आपके फैसले आम होना शुरू हो जाएं तो फिर देयर इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट। लेकिन ज़्यादा ये ख्यालात उन लोगों के हैं, उन हलकों में हैं जो तहरीक इंसाफ से का सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तहरीक इंसाफ में बड़ी सख्त फाइटिंग भी शुरू होगी, जो गलत टिकट्स उन्होंने दिए हैं। ऑब्वियसली जब पैसे लेकर टिकट्स देंगे तो गलत भी होंगे, सब कुछ होगा। तो ये है कि अब रिव्यू होगा तो फिर दोबारा से और लड़ाइयाँ होंगी, तो इनके अपने घरों में इनसे कहें कि बेहतरी कर लें, फिर दूसरों की फिक्र करें। सर, ऑडियो लीक्स का आपने जिक्र किया तो उस पर तो साबिक चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब हैं वो ये कहते हैं कि मैंने कौन सा कश्मीर का सौदा किया है, कौन सा पाकिस्तान बेच दिया है, एक प्राइवेट गुफ्तगू थी, कानूनी मशवरा था, वो मैंने दिया। सर, आप समझते हैं जस्टिफिकेशन दुरुस्त है? प्राइवेट गुफ्तगू तक तो मैं मानता हूँ, प्राइवेट गुफ्तगू तक तो मैं मानता हूँ कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि बाकी चीज़ों पे मैं उनको आप एब्जॉल्व कर देंगे जिम्मेदारी से। तो जब मेरी और मेहर बुखारी की ऑडियो या वीडियो लीक हुई थी तो हमें क्यों इतना लंबा ट्रैक किया गया था अदालतों में, ठीक है ना, और उसके कई साल बाद तक हमें कितना विक्टिमाइज किया गया। और मैं तो चले मर्द हूँ, वो तो बेचारी एक लड़की थी, उसको और एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड जिस वक्त उसको कोर्टों में बुलाया जाता था, तो उस वक्त नहीं ख्याल आया था किसी जज को कि ये प्राइवेट गुफ्तगू थी या प्राइवेट बात थी या बिहाइंड द सीन की बात थी और वो एडिट हुआ हुआ है, फज हुआ हुआ है, किसी ने उस तरह से किया हुआ है। तो ये अपने ऊपर पड़ती है तो इनकी सारी वो असूल और वो सारी याद आ जाती है। सर, लेकिन पिछले कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही ऑडियोज लीक नहीं हो रही, क्यों इतना एकदम?
हैकर ने ईद पैकेज भी तो देना था ना, उसने तो अनाउंस किया हुआ था। हैकर है कौन, मतलब इतनी एजेंसियां हैं पाकिस्तान में, हैकर का ही नहीं पता लगा। अगर ये पता चल जाए तो हैकर ना हैक हो जाए खुद ही हैक हो जाएगा वो। सर मैं ये कह रही हूँ कि क्या इतना मुश्किल काम है एक हैकर का पता लगाना, या पता लगाना चाह ही नहीं रहा कोई? मेरा नहीं ख्याल के आसान काम है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। यानी टाइम टेकिंग है, इट इज लेकिन इट कैन बी डन, इट कैन बी ट्रेस्ड। और जिसको इंटरेस्ट है वो कर ले। चीफ जस्टिस की सासू माँ की आ गई तो चीफ जस्टिस ही इस पे एक्शन ले सकते हैं, वही बताएंगे कि कौन है, और जब पकड़ लेंगे। सर अफवाहें उड़ी हैं कि एमक्यूएम जो है वो शहबाज शरीफ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, हो सकता है कि वो राहें जुदा कर लें। तो सर कहीं आम इंतखाबात की राहें तो नहीं हमवार हो रही? एमक्यूएम को आप पहले एक बात ये मैं आपको बताऊं कि जी लोग इसके ऊपर एमक्यूएम के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स कर रहे हैं कि जी वो मुराद लेने के लिए या वजारत लेने के लिए या पैसे लेने के लिए वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो उनका असूली स्टांस होता है ना, उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि एमक्यूएम ने जो बात की है एक्चुअली वो कराची के लिए बात है, और वो बात करते हैं मरदमशुमारी के ऊपर। और हमने ये देखा है कि कराची के ऊपर एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, हर बारी ज्यादती होती है उनके साथ, और कराची वालों का हक मारा जाता है। और ये जो मरदमशुमारी हुई है, जिस तरह से उन्होंने कराची की आबादी निकाली है, तो इट्स अ ब्लडी जोक। करीब दूर तक करीब नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एमक्यूएम कराची वालों को हुकूमत में होते हुए उनका हक नहीं दिला सकती, तो फिर एमक्यूएम के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जायज़ है, और उनको सवाल करना है। उन्होंने अपने हलकों में जाना है, उन्होंने अपने लोगों को मिलना है, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। और बाय द वे एमक्यूएम का जो कल्चर है ना, वहाँ पे कोई भी जाकर, ये मैंने खुद देखा हुआ है, एमक्यूएम के अंदर जाकर डस करके सवाल कर सकता है, और स्पेशली आम कारकुन जो है वो कारकुन को रिस्पेक्ट देते हैं और इज्जत देते हैं, कारकुन की फैमिली को भी वो इज्जत देते हैं। ये एमक्यूएम का एक है कल्चर। उनकी सियासत से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी स्ट्रेंथ है एमक्यूएम की। तो वो लोग अपने वर्कर की आवाज़ पे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकते। वो ये नहीं कि एक दफ़ा इलेक्शन जीत गए, अब अगली दफ़ा जब इलेक्शन होगा तो तब देखेंगे जाके। उनका वर्कर जो है वो बड़ा एक्टिव है और रिस्पॉन्सिबल है। तो एमक्यूएम का जो क्लेम है और जो एमक्यूएम की डिमांड है अबाउट सेंसस इन कराची, मैं तो समझता हूँ बहुत जायज़ डिमांड है, उनके साथ ज्यादती होनी चाहिए। सर ये तो बात होगी, लेकिन वो इलेक्शंस की राह कोई हमवार हो रही है, या आप अभी भी ये कहेंगे कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल अपना माविश, मेरा ख्याल है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने चाहिए। यानी ये काफ़ी, अगर आप इन सेंसस के साथ इलेक्शन कराते हैं फिर तो बिल्कुल ही एमक्यूएम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एमक्यूएम ने क्या किया, अपने तमाम लोगों से इस्तीफे ले लिए ताकि जो भी डिसीजन हो एज अ पार्टी कलेक्टिव डिसीजन हो, वो कभी अपने आप को उस पोजीशन में नहीं डाले जहाँ पे आप कहें कि या ये, वो कभी ऐसा नहीं। ये उनका अगेन उनकी सियासत का हिस्सा नहीं है। वो हमेशा एक दरवाजा खोला रखते हैं कि नेगोशिएट करो और रेक्टिफाई कर लो सिचुएशन को। और ये मैं समझता हूँ कि ये वो सिचुएशन है जो रेक्टिफाई होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि एमक्यूएम डिमांड कर रही है तो हम उसकी मुखालफत करें तो ये बहुत ज्यादती होगी, गलत हो गई। सर आसिफ अली जरदारी साहब ने कल एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि हम तो मजबूरी के तहत इस इत्तेहाद का हिस्सा बने, और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और बिलावल साहब अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। आपको क्या लगता है? मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे भी लगता है कि बिलावल अगले प्राइम मिनिस्टर है। उसकी वजह ये कि सिंध में तो देखें पीपल्स पार्टी अपनी तमाम सीटें निकालेगी, फिर इस बारी और खासतौर ये जो मरदमशुमारी है इसके बाद कराची में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें निकाल सकती है, कराची और हैदराबाद। तो अर्बन सिंध की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी इज़ ऑल सेट टू स्वीप बलूचिस्तान। वो पूरी की पूरी मुझे लगता है वहाँ पे सीट्स निकालेंगे। फिर वो पंजाब में, साउथ पंजाब में डेफिनेटली 12 से 14 सीटें लेंगे। वो सेंट्रल पंजाब में 3 सीट ज़रूर लेंगे पीपल्स पार्टी, और केपीके में भी 1-2 ले सकते हैं। तो उनकी इस तरह से 80-90 सीटों तक उनकी मेजॉरिटी बन सकती है
इन आदाद शुमार के हिसाब से, और फिर उनको कोएलिशन करना। और पीपल्स पार्टी से अच्छी जमात कोई नहीं है जब कोएलिशन ऑफर करने जाते हैं वो लोगों को, तो दे सॉर्ट ऑफ, और उनमें इतनी सियासी सूझबूझ है कि वो मार्जिन्स देते हैं अपने यानी कोएलिशन पार्टनर्स को। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती है। लेकिन सर उन्होंने जो ये बात की है कि हम मजबूरी के तहत इत्तेहाद का हिस्सा बने, इससे इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी? नहीं, सब मजबूरी के तहत बने, सिर्फ वो तो नहीं बने। इनमें से कोई एक दूसरे से एग्री नहीं करता। इनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि यार इमरान खान को हमने पॉलिटिक्स से बाहर रखना है या गवर्नमेंट से बाहर रखना है, वरना इसने हम सबको दफन कर देना। तो इनका जो इकट्ठा होना है वो तो सिर्फ इमरान की मेहरबानी है, वो किसी और की मेहरबानी नहीं है। ऐसा ही है। सर आर्मी चीफ चाइना के दौरे पर हैं, इन हालात में चाइना का दौरा आप क्या समझते हैं, मुफीद साबित हो सकते हैं? देखिए, चाइना तो इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है चाइना जाने की, बार बार जाने की, और वही जाएगा ना जिसकी गारंटीज चाइना मान लेगा। तो प्राइम मिनिस्टर की तो शायद ना माने, या फाइनेंस मिनिस्टर की, तो आर्मी की तो वो मानेंगे ना गारंटीज अगर वो देते हैं। दूसरा, हम चाइना के साथ हमारे बहुत बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। अब हम M1 दोबारा शुरू होने लगा, हमारे इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर काम शुरू होने लगा, थोड़ा बहुत CPEC पे काम शुरू होने लगा। सो चाइनीज़ को जाके बनाना होगा ना। आफ्टर ऑल चाइनीज़ को हमारे दहशतगर्दों ने कितना टारगेट किया, सब कुछ किया, और वो पीछे हट गए थे, यहाँ से नाराज हो गए। तो अब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी तो होनी ही है। सो चाइना इज एन एलाई दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ लीविंग। ओके, ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने क्या। अपनी बीमारी का इलाज करते हुए इन्होंने शुगर का इलाज ढूंढ लिया, इंतहाई सस्ता, मुनासिब। मेरा नहीं ख्याल कि इतने कम पैसों में शुगर का इलाज कोई करवा सकता है। शुगर जो है इंतहाई महलिक बीमारी है और फैलता जा रही है। उस दरख्त के जो फल थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने तजुर्बाती तौर पर ये दरख्त के जो पत्ते और ये इसके फल जो है ना, मैंने रात को इसको इस्तेमाल किया। ये शाम और सऊदी अरब के दरमियान जो सहरा है, एक ही दरख्त है ये, इसका फायदा है, नुकसान कोई नहीं। 3 महीने का ये कोर्स होता है और बाज़ लोग हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। शुगर का बेहतरीन इलाज अगर किसी के पास इस वक्त है तो हकीम बहादुर साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर हर तीसरे शख्स को सबसे बदतरीन अगर कोई बीमारी है वो है शुगर। नाज़रीन, अगर आपको 600 के करीब शुगर है तो इतनी तेज़ शुगर के साथ आप, हकीम बहादुर साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये आपको एक ऐसी दवाई देंगे। अपर चतराल के पहाड़ों से एक ऐसी जड़ी बूटी से इन्होंने शुगर का इलाज ढूंढा है जो आपकी जितनी मर्जी यानी कि शदीद शुगर हो, चंद हफ्तों के अंदर आपको बिल्कुल शुगर से जो है आप आज़ाद हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं हकीम साहब से कि आखिर किस तरीके से उन्होंने शुगर का इलाज ढूंढा। दुनिया में जितनी भी अद्वियात हैं वो लाजमी तौर पर उनका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है, या कुछ लोग खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते। तो इसी वजह से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम जी फैज़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इतने दूर से हमारे पास आए, और इससे पहले भी आपने ये शरफ़ हमें हासिल दिया आपने, तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और ये बागी टीवी के भी शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने हमें दूसरा मौका दिया, क्योंकि ये शुगर जो है इंतहाई महलिक बीमारी है और फैलता जा रही है। तो इसके लिए हमने काफ़ी इस पर मेहनत की है, क्योंकि मुझे ख़ुद शुगर था, और शुगर जो है ना ये तकरीबन 600 होता था मेरा, मैं बाहर होता था सऊदी अरब में, यानी कि 600 तक आपकी शुगर थी? 600 तक मेरा शुगर होता था, और ये इंसुलिन पे मैं गुजारा करता था, लेकिन ये मसले का हल नहीं था। तो जब मैंने सऊदी अरब छोड़ा 2017 में, तो उसके बाद मैंने जड़ी बूटियों पर तहकीकात शुरू की। तहकीक की तो अल्लाह के फजल से 4 साल हमें लगे इसमें। तो आज अल्लाह के फजल से तकरीबन बैरूनी मुल्क से बहुत लोग आए और सेहतयाब हो गए। हकीम साहब, ये बताएं आप
आपका पेशा हकीम नहीं था, ना आपने कहीं से तालीम हासिल की, ये मुमकिन कैसे हुआ? आपको खुद हुई जब शुगर, तो उसके बाद कैसे आपने ये इलाज दरियाफ्त किया? ये मैं जब हम लोग शिकार के लिए पहाड़ों पे गए तो हमारे इधर शिकार के लिए जो लड़के जाते तो मैं उनके साथ जब गया तो एक दरख्त था तो बहुत हरा भरा मुझे लगा और उस दरख्त के जो फल थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने ये अल्लाह ताला से ख़ुद मैंने ये वो किया कि या अल्लाह आपने ये चीज़ बनाया है, हो सकता है इसमें मेरे लिए शिफा हो। तो मैंने तजर्बाती तौर पर ये दरख्त के जो पत्ते और ये इसके फल जो है ना, मैंने रात को इसको इस्तेमाल किया और सुबह मैंने देखा तो मेरा शुगर लो था। मैंने 2 मशीनों से चेक किया, मेरे पास मशीन। इससे पहले आपकी शुगर हाई थी? हाई थी बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि इंसुलिन में लगाता था मैं खुद भी। तो अल्लाह के फजल से जब सुबह मैंने देख लिया तो मेरा शुगर बिल्कुल लो है। तो फिर मैंने कुछ मीठा खा लिया और आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया तो 100 पे आ चुका था। अच्छा। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद जो है ना लोग मुझसे ये सवाल करने लगे कि आपके ये शुगर कैसे ख़त्म हो गए। तो मैंने उनको ये सारे तफसीलात बताए और ये अजीम दरख्त है एक, मेरे ख़्याल से ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त के लिए दुआ भी दी है क्योंकि ये शाम और सऊदी अरब के दरमियान जो सहरा है वहाँ एक ही दरख्त है ये। आपने नेट पे भी देखा होगा उसको, ये उसी दरख्त का एक नमूना है। नहीं तो ये आपके अपर चित्राल में भी ये दरख्त पाया जाता है? अच्छा। ये कसरत से पाए जाते हैं और ये साल के 12 महीना जो है ये हरा भरा रहता है ये दरख्त। नहीं आप मुझे बात बताएं कि आपने चलो ये दवाई हो सकता है आपको सूट करती हो, लेकिन क्या आपने किसी और पर भी? बहुत सारे मेरे पास उनके वॉइस मैसेज हैं, मेरे पास उनके वीडियोस हैं और वो मुझे दुआएं दे रहे हैं। लेकिन तकरीबन 100% में से 1% ऐसे लोग मुझे फ़ोन किए कि हम पर असर नहीं हुआ, यानी उन पर कोई असर नहीं हुआ। यानी 1% पे तकरीबन 99% पर जो है ना, ये 100% नहीं मैं कह सकता हूँ, 99% पर ये इन्होंने ये दवा जो है ना असर किया। हर दवाई हर शख्स को शूट नहीं करती जी। क्या हर शख्स आपकी दवाई खा सकता है? यानी वो शुगर वाले जो तकरीबन 5 साल से 10 साल से शुगर में हैं, शुगर के मरज़ में मुब्तला हैं, वो अल्लाह के फजल से ठीक हो गए हैं। ठीक है। बाकी यानी शिफा देने वाला अल्लाह की ज़ात है। मैं ये दवा नहीं कर सकता कि भाई यकीनी तौर पर आप मेरे से ही दवा ले लें, बल्कि आप एक दफ़ा तजुर्बाती तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी शख्स जिसको शुगर के अलावा कोई मसला है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई भी शख्स ये दवाई खा सकता है? ये ऐसी दवा है जैसे आप पुदीना का चटनी नहीं बनाते, ये ऐसी बिल्कुल आम सी दवा है। तो इससे साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, नहीं समझे? तो साइड इफ़ेक्ट इसका कोई नहीं है, अल्लाह के फजल से इसका फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक बात ये बताऊँ कि आज से तकरीबन कोई 1.5 साल कबल में मैंने इनकी वीडियो बनाई थी और बिला मुबालगा वो तकरीबन 15 मिलियन लोगों ने, उससे ज़्यादा लोगों ने उसको देखा। लेकिन कोई चंद तकनीकी बुनियादों की वजह से वो वीडियो हमें अपने चैनल से डिलीट करनी पड़ी कि वो सारी हमारा चैनल बेसिकली वो सारा चैनल ही हमारा आप समझ लें कि उसको हैक हो गया, जिसकी वजह से वो वीडियो हमें डिलीट करनी पड़ी अपने चैनल को बचाने के लिए। उसके बाद इतने लोगों ने पर्सनली हमसे कांटेक्ट किया कि हमें हकीम साहब का नंबर दें या हकीम साहब का दोबारा। तो इस लोगों की ज़रूरियत, क्योंकि लोगों में ये बीमारी इतनी आम है, हर बंदे का मसला शुगर का है, तो उससे वाबस्ता लोग जो हैं, घर में वालिदैन हैं, जवान लोग हैं, उनको शुगर का इतना शदीद मसला है। तो हमने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए दोबारा से मैं चित्राल आया हूँ कि चलो दोबारा से एक वीडियो डालें और हकीम साहब का उस पर नंबर दें ताकि लोगों को हमारे चैनल के थ्रू कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो इसी वाले से मैं दोबारा से आज ये एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। और मैं जो देखने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से ये सदका जारिया बन सकता है किसी के लिए, क्योंकि जो शुगर के साथ ज़िंदगी गुजारना किसी अज़ियत से कम नहीं है। बीमारी कोई भी हो वो इंसान की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती। तो अच्छा हकीम साहब मुझे बताएं, महंगाई का दौर है, सबसे अहम मसला है, कितनी महंगी दवाई है? ये अगर आप देखें तो मैं पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि कैंसर और ये जो शुगर है ये इंतहाई महंगे इलाज होते हैं इसके, लेकिन चंद हज़ार रुपयों में अगर किसी का इलाज होता है तो मैं कहता हूँ कि 4-5 हज़ार इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसे गरीब लोग भी हैं मुझसे रब्ता कर रहे हैं, बिल्कुल नादार लोग हैं,
तो वो अपने बिल्कुल प्रूफ मुझे बताएं, उनका अपना शनाख्ती कार्ड और अपना पूरा प्रूफ, तो उनको मैं फ्री दवाई इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं पहले भी करता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ पैसे से नहीं होता है, क्योंकि हमने भी अल्लाह को यानी जान देनी है। हमारे वीडियोस देखने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैं उनको जो है ना बिल्कुल डाक का टिकट भी मैं उससे जो है ना मैं नहीं काटता हूँ, मैं ख़ुद अपने जेब से देता हूँ। तो लेकिन जो साहिब इस्तात लोग हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये तकरीबन अच्छा, आप अपना नंबर एक दफ़ा इस वीडियो के अंदर खुद बोल दें। ये मेरा टेलीनॉर नंबर है 0344 88 64 151। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग इस नंबर पे। चित्राल जैसे शहर में कोई आकर यहाँ से आपसे रब्ता करना चाहे, या यहाँ पर आपका कोई हिकमत खाना या को आपने ऐसा बनाया कि नहीं? जी, असल में ये बात है कि मैं अपर चित्राल का रहने वाला हूँ और मैं कभी कभी लोहे चित्राल भी आ जाता हूँ, लेकिन जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहे तो टेलीफोन के ज़रिए, और दवाई इधर भी अवेलेबल होगा, लेकिन अपना टेस्ट लाजमी मुझे भेज दें, व्हाट्सएप करें कि हमारा फास्टिंग और रेंडम का ये टेस्ट है, तो मैं उसी के मुताबिक उनको दवाई दे दूँगा। और इंशाल्लाह 3 महीने का ये कोर्स होता है, और बाज़ लोग हफ्ते में ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके वो हो जाते हैं ना कि खून हर एक का अलग होता है, किसी का A पॉजिटिव, किसी का O पॉजिटिव, अच्छा, A नेगेटिव। इसमें जो है ना A पॉजिटिव पे ये थोड़ा जल्दी असर करती है ये दवा, तो इसका खून का भी मसला होता है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे रब्ता करें कि इधर अगर टेस्ट करवा दें अपना, और मुझे अपना मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें, तो दवाई इधर मैं एक दुकान में रखा है, तो लोग उधर आने की ज़रूरत नहीं है। अपर चित्राल तो काफ़ी 4-5 घंटे का रास्ता होता है, तो रास्ते भी कच्चे हैं, तो उन लोगों की आसानी के लिए मैं कभी इधर भी आता हूँ और कभी मुझसे रब्ता भी करते हैं और कभी उधर भी आ जाते हैं। तो लोगों के सहूलत के लिए मैं इधर ही बंदोबस्त किया है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, आपने टाइम दिया। लोगों का एक बहुत बड़ा मसला शुगर का, तो आप उसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया भी है जैसे आप कर रहे हैं। नाज़रीन, शुगर का बेहतरीन इलाज अगर किसी के पास इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर, तो हकीम बहादुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर इनका प्रोफेशन हिकमत नहीं है, लेकिन अपनी बीमारी का इलाज करते हुए इन्होंने शुगर का इलाज ढूंढ लिया। तो इंतहाई सस्ता, मुनासिब, मेरा नहीं ख्याल कि इतने कम पैसों में शुगर का इलाज कोई करवा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको शुगर है या जिनके अजीज़ो कारब को शुगर है, उनकी जो बीमारी का कोई मुस्तकिल हल निकल सके। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी टीवी। तमाम जो ग्रुप्स हैं उनका एक बात के ऊपर इत्तेफाक है कि मुल्क के अंदर सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। 4-3 का फैसला है, तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत ने कैसे कह दिया कि हम आपका फैसला इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने और स्टेट बैंक दोनों ने, उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे हैं, आप हुक्म करेंगे तो पैसे सोमवार तक हम कर देंगे। आपकी असेंबली 1 साल के बाद तहलील हो जाए तो क्या आप 4 साल इलेक्शन नहीं करवाएंगे? ये सारे लोग वही हैं जिन 2007 वाली तारीख चलाई है। उनसे कहा गया जो आपकी इज्जत, आपका मकाम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से। चीफ जस्टिस का मसला नहीं है, अदालत का और इदारे का मसला। इस बार वकील पॉलिटिकल पार्टी की तहरीक होगी। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबिदीन। नाज़रीन, हम इस वक्त फ्लैटीज़ होटल के बाहर मौजूद हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने 50 लीगल एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर वो आइन की बालादस्ती पे बात कर रहे हैं। उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो अंदर से भी होके आए हैं, सारी सिचुएशन भी देखी, सारी कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने अटेंड की। उनसे पूछते हैं कि क्या देख रहे हैं, क्या वाक़तन आइन की बालादस्ती कायम होगी पाकिस्तान में या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं शानदार, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। मुझे ये बताइएगा, क्या समझते हैं अंदर क्या डिस्कशन हुई और इसका कोई फ़ायदा होगा? ये अंदर फ़ायदा हुआ कि जो पहले अगर मेरे जहन में कुछ सवाल थे, तो जब मैंने आके तमाम वकीलों को अक्रॉस द बोर्ड, ज़ाहिर आप जानते हैं कि वकीलों के अंदर पॉलिटिक्स होती है, ग्रुप्स उनके बहुत ज़्यादा है, तमाम जो ग्रुप्स हैं उनका एक बात के ऊपर इत्तेफाक है कि मुल्क के अंदर सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, आइन टूट रहा है। वो कह रहे हैं जी 90 रोज़ के अंदर असेंबली जो है वो तहलील होने के बाद इलेक्शन होने हैं। बड़े मुदल्लल अंदाज के अंदर आपने हामिद खान को सुना, आपने एतजाज़ अहसन को सुना, लतीफ़ खोसा साहब को सुना, शबर रिजवी साहब मौजूद थे, करामत भंडारी साहब थे और बहुत सारे नाम, रबिया बाजवा साहिबा मौजूद थी, ज़ुबैरी साहब मौजूद थे। सब इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं 90 रोज़ में इलेक्शन होना और इसके बाद कोई दूसरी राय नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं जी, वो कहते हैं 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? उनका मैं कहूँगा आसमान गिर पड़ा है इस हद तक। और एतजाज़ अहसन साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बताया कि देखिए दुनिया की कोई ताकत, जब सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि
14 मई को इलेक्शन होने हैं तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उमर भाई मसला ये आ रहा है कि हुकूमत ये कह रही है कि 4-3 और 3-2 ये वाला जो मसला है ये अभी तक हल नहीं हो पा रहा। ये क्या मसला? टीवी पे कह रही है। अगर आप कल जो अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाया है, उसका पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पे कल वफाकी हुकूमत ने अदालत को बताया है हमने आपके ऑर्डर नंबर 4 जो 4 अप्रैल को आपने किया हुआ है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद की कोशिश की है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट में मना कर इरफान कादर साहब ने तो ये चीफ जस्टिस के सामने भी कहा। देखें एक बात, अगर 4-3 का फैसला है तो इलेक्शन कमीशन ने अमलदारी रिपोर्ट कैसे जमा करा दी? 4-3 का फैसला है तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत ने कैसे कह दिया कि हम आपका फैसला इंप्लीमेंट कर रहे हैं? हमने कंप्लायंस की कोशिश। लेकिन ये हुकूमत कहे या ना कहे, अंदर के जो जस्टिस साहिबान हैं उनके अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने कहा, आवाज़ें नहीं, आज इसके ऊपर बड़ा वजाहती अंदाज के अंदर एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि देखें ना, बेंच या 9 रुकनी है या 5 रुकनी है। यानी आप ये मुझे कहते हैं जी वो माइंड शो कर दिया है, तो इन जजेस ने भी तो माइंड शो कर दिया। ये कोई डिबेट नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल इशू उसको करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसले होते हैं ये आइंदा तो फिर कोई भी नहीं मानेगा, वो कहेगा जी मेरा वो फला फला, ऐसा नहीं है। 3-2 का फैसला है और सब मान रहे हैं, इवन हुकूमत मान रही है। टीवी टॉक शोज की अलग बातें होती हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, अभी एक इन कैमरा इजलास भी हुआ, उसमें क्या डिस्कशन हुई होगी? क्या हुकूमत ये फंड्स देगी जो 21 अरब मांग रही है? वो हुकूमत का तो मसला ख़त्म हो गया ना कल, अब वो तो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान देगा। और ये आज यही बात हुई है, सब ने उनको बताया कि वज़ीर आज़म साहब आर्टिकल 190 इमरान खान साहब ऑटोनमस कर गए हैं ना स्टेट बैंक को। अब स्टेट बैंक पैसे देगा ना, स्टेट बैंक ने खुद, चूंकि कल का अगर आपने जो रिटर्न ऑर्डर 9 सफ़ात का रात का कोर्ट का आया है उस पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने और स्टेट बैंक दोनों ने उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे हैं, आप हुक्म करेंगे तो पैसे सोमवार तक हम कर देंगे। उनके कहने के ऊपर अदालत ने कहा जी ठीक है आप सोमवार तक करें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी सूरत हाल बन जाए, हुकूमत इलेक्शंस की जानिब नहीं जाएगी। तो आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में? ये कौन लोग कहते हैं? ये हम मीडिया पे सुनते हैं ना। ऐसे आपको लगता है कि हुकूमतें इलेक्शन नहीं करवाती? नहीं, हमने तो ऐसे भी दौर देखे ना जब 11-11, 12-12 साल इलेक्शंस नहीं होते, मार्शल लॉज लग जाते हैं, सारी सूरत हाल। तो ये अगर आज वो करें तो फिर हमें समझ लें से मुल्क में जमहूरियत तो ना हुई ना। देखें जहाँ तक ये बात है कि टाइमिंग, वो कह रहे हैं सब लोग, आज तो खान साहब भी कहते थे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो आप अपना गलत करके अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते, आपने सही करके अपने आप। आज हामिद खान साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता बताया, उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सारी असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उन्होंने मिसाल दी कि इंडिया के अंदर लोकसभा का इलेक्शन 5 साल बाद होता है, 28 रियासतें हैं उनकी, 28 रियासतों के टर्नओवर हर साल एक रियासती आप देखते हैं, कभी बेंगलोर में हो रहा है, लेकिन वहाँ पे केयर टेकर सेटअप भी तो नहीं ना होता, वहाँ पे इंडिपेंडेंस है। हमारे यहाँ भी नहीं होता था, हमारे यहाँ भी 90 की दिहाई की जतोई साहब के ज़माने के अंदर जो है वो यहाँ पे आया। और निगरान सेटअप जो होता है वो ये नहीं हो सकता। मिसाल के तौर के ऊपर मुझे ये बताइए, आपकी असम्बली 1 साल के बाद तहलील हो जाए तो क्या आप 4 साल इलेक्शन नहीं करवाएंगे कि जी निगरान सेटअप नहीं जी, ऊपर विफाकी हुकूमत बैठी हुई है। निगरान सेटअप की डेफिनेशन हामिद खान ने जो दी है, निगरान सेटअप उस असेंबली का होगा, उस असेंबली का होगा, ना कि आप ये कहें जी पंजाब असेंबली टूट गया तो वहां पे निगरान सेटअप। ये नहीं, बाद में इमरान खान साहब धांधली की बात भी कर सकते हैं ना। कल की बात देखेंगे, ये कल देखेंगे। उसके लिए जरूरी ये है कि गवर्नमेंट जो कह रही है, ये जो कहते हैं 2018 में इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुआ था, इतना साफ शफाफ इलेक्शन कराएं कि इमरान खान क्या दुनिया का उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी माने। कंक्लूजन क्या थी आज की, कंक्लूडिंग नोट क्या मेरा ख्याल ये है कि जो उनका ख्याल है कि ये प्रेशराइज कर लेंगे वकला, ये सारे लोग वही हैं जिन 2007 वाली तारीख चलाई है। मेरे ख्याल से वो डट के खड़े हैं, वो कह रहे हैं हम इवन ये कहा गया, वो जो जजेस आजकल बहुत ज़्यादा टांगे खींच रहे हैं, उनसे कहा गया जो आपकी इज्जत आपका मकाम है वो भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, चीफ जस्टिस का मसला नहीं है, अदालत का और इदारे का मसला है। आपको क्या लगता है कि कोई नई वकला तहरीक देखने को हो सकती है? बिल्कुल होगी। वो इस बार वकला और पॉलिटिकल पार्टी की तहरीक होगी, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि नून लीग भी उसमें शामिल हो जाए। अच्छा, जितना नाज़रीन आपने राय जानी उमर दराज गोंदल साहब की कि वो क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो किस कदर मददगार साबित हो सकती है आइन की बालादस्ती में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नासिर।